केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। सो ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है इट इज़ अप्लाइड बेस्ड टॉपिक, अप्लाइड केमिस्ट्री में आता है। एनर्जी कुछ भी रहेगी, कुछ एनर्जी मिनिमाइज होती है, कभी कभी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एनर्जी क्राइसिस जो रहते हैं दे आर, एंड उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो इसकी वजह से अडॉप्ट किया हुआ है ग्रीन केमिस्ट्री। सो इन ग्रीन केमिस्ट्री इट इज़ अप्रोच टू केमिस्ट्री एंड देयर आर सम एम्स, एम्स है, प्रिंसिपल्स है। टू मैक्सिमाइज जो कर सकते हैं आपकी, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में आना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन केमिस्ट्री यूज़ हो सकता है। एंड जो कुछ भी इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट होगा, पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब साइड इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे भी होते हैं एंड इवन ऑल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी होते हैं। सो ये पूरा कंसेप्ट जो है ग्रीन केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इट इज़ ये पूरा ग्रीन केमिस्ट्री वॉज क्वाइन बाय पाउल टी एनास्टस। मिला नेम कहाँ पे है, पाउल टी एनास्टस। सो पेज नंबर 340 पे आपको मिल जाएगा। देन डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ आपका ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है, सो ये डिफाइन कैसे होगा। ग्रीन केमिस्ट्री इट इज़ यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन ऑफ केमिकल products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances। तो hazardous substances जो होंगे उसकी वजह से हो सकता है कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि उसमें से पोल्यूशन क्या होगा, जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा वो रिड्यूस हो सकता है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस, पोल्यूशन एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज we need to implement 12 principles। and green chemistry में इसका definition important है and there are 12 principles। ये principles बहुत important है। 12 principles कौन से बताए कि pollution control में आ जाएगा। so ये किसने बताया पूरा, ये सब रिसर्च किसने किया है, पाउल टी एनास्टस। अब जो कुछ भी 12 प्रिंसिपल्स का नीड है इन ग्रीन केमिस्ट्री वो इम्पॉर्टेंट होगा। सो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है। तो 12 प्रिंसिपल्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है। ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दिस डेवलपमेंट इट इज़ अडेप्टिंग द 12 प्रिंसिपल्स। 12 प्रिंसिपल्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, मतलब एक्सप्लेन डैश डैश प्रिंसिपल, कौन सा भी प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। प्रिवेंशन करो, जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं और बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या, जो कुछ भी आपके रिएक्शन कभी होते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है एंड बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा या फिर वेस्टेज निकलेगा उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। सो टू गिव प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर दैन क्लीनिंग अप एंड ट्रीटिंग वेस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करो ताकि वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका कुछ रीयूज़ कर सकते हैं। तो हर एक प्रिंसिपल का इलस्ट्रेशन गिवन है। 12 प्रिंसिपल्स है, हर एक प्रिंसिपल का इलस्ट्रेशन आपको गिवन है। टू डेवलप द ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ZWT मिला, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। सो इन दैट केमिकल सिंथेसिस में जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलता है तो वो कितना होना चाहिए, ज़ीरो और समवॉट मिनिमम क्वांटिटी में। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल नहीं चाहिए, तो मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए। फॉर एग्जांपल बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। अब क्या दिया एग्जांपल, जो कुछ भी थर्मल पावर स्टेशन रहता है वहाँ पे ऐश निकलती बाहर एंड यही ऐश जो है वो क्या करेंगे, फेंक देंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा।
पानी में फेंका, वाटर में फेंका तो वाटर पोल्यूशन होगा। इसकी वजह से जो कुछ भी बाय प्रोडक्ट निकल रहा या फिर वेस्ट मटेरियल निकल रहा, वो क्यों कहाँ पे यूज कर रहे हैं? इट कैन बी यूज फॉर रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री में वही यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। प्रिंसिपल जब लिखते हैं आप कौन सा भी प्रिंसिपल, तो उसमें इलस्ट्रेशन लिखना जरूरी है प्रिंसिपल का, जस्ट इंट्रो 2-3 लाइन्स में, एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल। Then second one, it is effluent coming out from cleansing of machinery part may be used as a coolant water in thermal power station. Thermal power station के लिए coolant water use कर सकते हैं। कहाँ से? If आपको पता होगा बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है, इवन आप घर पे भी देखो, हमारा वाटर प्यूरिफायर जो है पानी का, जैसे एक्वागार्ड कुछ भी है फिल्टर आपका, उसमें से वाटर आउट निकलता है ना, वो वाटर आउट ही जाता है ना, बेसिन में छोड़ते हैं तो वो सब वाटर आउट जाता है। लेकिन वहाँ पे ही आपने प्लांट लगाया तो यूज हो सकता है, वाटर रीयूज आप कर सकते हो। नहीं तो पानी वहाँ पे ही आपने बेसिन में जो छोड़ा है पाइप, वही आपने कहाँ पे रखा, पानी आप स्टोर कर सकते हो इवन और बकेट में, एंड वही यूज पानी आप नीचे भी जहाँ पे प्लांटेशन है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान में रखो यहाँ पे 12 प्रिंसिपल्स है। 12 प्रिंसिपल्स में से कौन सा भी प्रिंसिपल एक्सप्लेन पूछते हैं, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, ऐसे कौन सा भी आ सकता है। दिस चैप्टर इट इज़ फॉर 3 to 4 मार्क्स ओनली, लेकिन थेरोटिकल चैप्टर है, इजी, जिनको लर्निंग आता है समझ के लो, इजी है चैप्टर। सेकेंड प्रिंसिपल इट इज एटम इकोनॉमी। अब atom economy is a measure of the amount of atoms from starting material that are present in the useful product at the end of chemical processes. So good atom economy जब मिलेगी, that means जितना ज़्यादा reactant consume होगा product में, that is your good economy. So good atom economy means most of the atom of reactant are incorporated in the desired product and only small amount of unwanted. मतलब कुछ भी रिएक्शन होने दो, रिएक्टेंट कंज्यूम होने के बाद प्रोडक्ट जो निकलेगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। अगर रिएक्टेंट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और प्रोडक्ट कम निकल रहा है, हाँ लेकिन प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है उसके भी ऊपर होगा, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा वाला होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन वाला चाहिए, 90 to 99% प्यूरिफाई होना चाहिए। ऐसे भी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्यों अच्छा है, उसके रीजंस होने चाहिए। एंड जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो वो होगा क्या, परसेंट में लॉस, बहुत सारा लॉस। मतलब आप कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए एंड पूरा लॉस हो रहा है तो कंपनी आपको काम पे नहीं रखेगी, निकाल देगी बाहर। छोटी छोटी अमाउंट भी रहेगी तो भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो कुछ भी एटम इकोनॉमी रहेगी, इट इज़ इन परसेंटेज एंड देयर इज अ फॉर्मूला गिवन, फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट यूज इन रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब क्या, हर एक कौन सा भी आपका जो एटम प्रिपेयर होने वाला है उसका फॉर्मूला वेट लेंगे, डिवाइडेड बाय उसका समेशन, मास समेशन होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करने के बाद आपको क्या मिलता है, एटम इकोनॉमी। तो आपको एक इकोनॉमी दिया है कैलकुलेट करके, कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिला। रिएक्शन में ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 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 OH, दैट इज योर ब्यूटेन 1 ऑल, इट रिएक्ट विथ NaBr प्लस H2SO4 सोडियम ब्रोमाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्लस NaHSO4 एंड H2O। आप चेक करो कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स मास ऑफ डिजायर प्रोडक्ट में, कितने कार्बन एटम्स हैं प्रोडक्ट में, 4 कार्बन है। हैस हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 9 एंड हाउ मेनी Br एटम्स, 1। तो आपने लिखा मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट में कितने हैं, चेक करो रिएक्टेंट में कितने हैं, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं, पहले 9 है, देन H2SO4 का 2 हो गया, OH वाला 1 हाइड्रोजन, टोटल हो गए 12, 9 + 3
12। 5 ऑक्सीजन है, कहाँ से? OH का 1 ऑक्सीजन, H2SO4 वाले 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 5 ऑक्सीजन। देन 1 Br है, 1 सोडियम है, 1 सल्फर है, एंड इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, तो 137 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 275 यूनिट। अब आप बोले ये कैसे आया 137? पता है, मास मल्टीप्लाई करो। कार्बन का मास कितना है एक का? 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 Br का 71 होता है, तो दैट इज वो 137 ना। कैसे आया नहीं पता, वहाँ पे लिखा भी नहीं है, लिख के रखो, मास पता होना चाहिए। फॉर्मूला मास 11th में फॉर्मूला मास था। 275 कैसे आया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय Br का 71 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम का 23 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सल्फर का 32। हर एक का एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, वो वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। देन परसेंट यील्ड, यस परसेंट इकोनॉमी, एटम की इकोनॉमी कितनी मिली? 49.81%। दिस इज योर एटम इकोनॉमी। सो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एटम इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज परसेंट एटम इकोनॉमी। दिस इज योर सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हजार्डस मतलब कुछ भी है आपका केमिकल सिंथेसिस, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है एंड वो हजार्डस है, हेल्थ के लिए पोल्यूशन बहुत सारा करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो केमिकल सिंथेसिस जब होता है, कौन सी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जब होती है, उसके लिए लाइसेंस लगता है। ऐसे ही कोई भी कहाँ पे भी इंडस्ट्री नहीं डाल सकता। तो केमिकल सिंथेसिस क्या कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हो, क्या प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का, वो आपको बताना होगा। उसके बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, उसका नेचर के ऊपर कुछ अफेक्ट होगा क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना होगा, वाटर आप कितना यूज़ करोगे, वाटर कहाँ से यूज़ करोगे, वो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको जब कंपनी फॉर्म करनी है देनी होती है। ऐसे ही खुद से केमिकल इंडस्ट्रीज़ कहाँ भी ओपन की, घर में इंडस्ट्री नहीं चलता, नहीं चलेगा, उसको लाइसेंस लगते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट भी लगेंगे जो कि हजार्डस है, लाइक कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स यूज़ होते हैं उसमें। देन हीटिंग कंसेप्ट के लिए अलग अलग आएगा, तो उसमें एग्जांपल आपको DDT दिया है। तो हर एक बार जो कुछ भी आपका हजार्डस वेस्ट मटेरियल होगा, उसका आप क्या करोगे। कुछ भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ तो प्रोडक्ट है जो कि यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल कौन सी भी मेडिसिन आप बना रहे हैं, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसका क्या करोगे। मेडिकल फॉर एग्जांपल आप ड्रग सिंथेसिस कर रहे हो, लाइक मेडिसिन कौन से भी बना रहे हो, तो अच्छी बात है, लेकिन जब मेडिसिन बना रहे हो तो कुछ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका क्या आप करोगे, वो आपको देना पड़ता है एज ए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, तब साइन होगा एंड साइन होने के बाद आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। ऐसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल दिया है, अर्लियर DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन वॉज यूज एज ए इंसेक्टिसाइड and which was effective in controlling diseases like typhoid and malaria carrying mosquitoes। आपको पता होगा ड्रेनेज जहाँ पे होता है वहाँ पे DDT पाउडर फेंकते थे, बट nowadays benzene hexachloride यूज़ करते हैं। it is used as an insecticides, one of the gamma isomer of BHC, it is called as gamexene और linden। तो अब ज़्यादा DDT नहीं यूज़ करते, बिकॉज DDT लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी प्रॉब्लम कर रहे। मतलब जिस साइड में आप फॉर एग्जांपल DDT पाउडर फॉर्मेट में फेंक दिया ड्रेनेज के हिसाब से, ड्रेनेज लाइन के उधर, लेकिन वो ड्रेनेज लाइन के उधर के मॉस्किटोज ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ जो कुछ भी अच्छे वाले प्लांट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो DDT इसलिए अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो क्या यूज़ करते, BHC, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड उसमें से जो गामा आइसोमर मिलता है इट इज़ कॉल्ड एज गैमेक्सिन और लिंडेन। 1 मार्क क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है। सो लेस हजार्डस, जो कुछ भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो लेस हजार्डस होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी आप बता सकते हो कि कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स में ऐसे केमिकल्स यूज़ करने उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना माइल्ड रखना चाहिए कि जो स्किन के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो एक काम कर रहा है स्किन का और दूसरा बढ़ा दोगे, ऐसे भी हो सकता है। स्किन टाइप्स अलग होते, हर एक को वही क्रीम सूट करेगी ऐसे नहीं होता, स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ अ डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स डिज़ाइन करो कि डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स, केमिकल्स ऐसे डिज़ाइन करो कि जो सेफ होने चाहिए, हेल्थ के हिसाब से सेफ होने चाहिए, एनवायरमेंटल के हिसाब से सेफ होने चाहिए। सो दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, इसके जैसा ही है, लेस हजार्डस केमिकल जैसा। टू डेवलप प्रोडक्ट दे आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। सो उसका इलस्ट्रेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे केमिकल वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्री में, एंड उधर अगर कुछ गैस बहुत सारा निकल रहा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? वर्कर्स के ऊपर। तो ऐसे केमिकल्स यूज़ करने चाहिए जो कि वर्कर्स को भी अच्छा फील कर सकते हैं, उनको ज़्यादा नहीं। तो आपने सुना भी होगा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, जहाँ पे बहुत सारा स्मोक आता है, सफोकेटिंग ओडर रहता है केमिकल्स का, उसकी वजह से लंग्स कैंसर भी हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, नेज़ल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। आपको पता है पेंट, जब घर पे पेंट करते हैं ना, स्मेल अच्छा नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा स्मेल लगता, बट 2-3 यस अस्थमा का प्रॉब्लम, एंड जिनको अस्थमा है जब पेंट करते हैं तो उस एरिया में जाते भी नहीं अस्थमा पेशेंट। अस्थमा मतलब क्या है? ब्रीदिंग के लिए इजीली ब्रीदिंग वो लोग नहीं कर सकते। एलर्जिक पर्सन कुछ रहते हैं, कोई कोई लोगों को कुछ चीज़ खाने से भी एलर्जी होती है। एयर, आपको पता भी होगा कि एयर पोल्यूशन से बहुत सारे एलर्जी निकलते हैं। कुछ ऐसे सीज़न भी रहते हैं कि कुछ प्लांट में कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं कि उसकी वजह से एलर्जी हमको हो सकती हैं। ज़्यादातर नोज़, जहाँ पे हमारे ओपन पोज है, उससे वो प्रॉब्लम करता है। आपको पता होगा छोटे छोटे कीड़े असते काय ते चिलटन, यस आँखों में जाता है, एंड ज़्यादातर इवनिंग टाइम पे। आप गॉगल तो उस टाइम पे नहीं पहन सकते हो, अगर पहनना है तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो चश्मा पहन सकते हो विदाउट नंबर, वो भी है। हेयर के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम का, मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सनलाइट का आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सनलाइट है वो, उसको सन को नहीं बोल सकते हैं नहीं, आज नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। सो सेफर केमिकल, जो कुछ भी यूज़ कर रहे केमिकल, कौन सी भी इंडस्ट्री हो है आपकी, तो कंपलसरी क्या चाहिए? सेफर केमिकल यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया है एडिपिक एसिड, याद होगा पॉलीमर केमिस्ट्री वाला, नायलॉन 6 हमने प्रिपेयर किया था। तो एडिपिक एसिड पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उसका स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन है। तो सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड मतलब एडिपिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन लगेगा, एंड बेंजीन जो है इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक। तो उससे क्या होगा? उसका ज़्यादा अगर स्मेल लेते हो ना तो बेहोश हो सकते हो। इट इज़ नॉट अ लाइक क्लोरोफॉर्म, बट उसके जैसा है। क्लोरोफॉर्म से तो जल्दी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी रिएक्शन है और क्लोरोफॉर्म है, उसका जब इनहेल ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। जो कुछ भी पर्सन वो रिएक्शन करने वाला है उसको प्रॉब्लम होगा ना। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में QC, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिस्ट, रिसर्च वाले जो लोग होते हैं, उनको बाद में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। कितने दिन वर्क किया, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो पेंट की कलर ओडर का एलर्जी हो सकता है। इवन ऑल बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि गॉगल्स पहनते हैं, मास्क लगाते। आपको पता देखो कभी भी कौन सा भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से मास्क लगता है। हेयर आप ओपन नहीं रख सकते, रूल्स है। आप बिंदी नहीं लगा सकते लेडीज़ में, बिकॉज अगर आप कुछ मटेरियल बना रहे हो, कुछ आपका सॉलिड विथ कुछ सोल्युशन बन रहा हे चिपकलेलं असतं ना, ते कधीही पडू शकतं। येस, तो जर पडला त्याच्यात उसकी टैबलेट बनेगी, वो टैबलेट में निकलेगा, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिंदी लगाई है, कहाँ पे स्टरिंग है, शेकिंग है, लेडीज़ है, कोई भी वर्कर, और आप ऐसे देख रहे हो तो ये स्टिक कभी भी निकल सकता है। वो अगर उसमें गिर गया तो आप क्या ढूंढोगे उसमें?
नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, होगा ही नहीं। देन कुछ ऐसे भी रिसर्च है जहाँ पे आप नेल्स कलर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये जो कलर है ये भी इम्पैक्ट कर सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आपको लेडीज़ को पूरा यहाँ से बांधना पड़ता है, बिकॉज इवन लेडीज़ को ही क्या, जेंट्स को भी छोटे छोटे बाल भी बाहर आ सकते हैं, वो भी जा सकते हैं उसमें। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत ख्याल रखते हैं सेफर साइड के लिए। तुम्हें कंप्लेंट करू शकता, आपको पता होगा कस्टमर केयर वाले हम कॉल करते हैं, कंज्यूमर कुछ अलग है, ग्राहक के लिए एक पूरा लॉ बनाया है पूरा, कि आप कुछ भी कोई भी चीज़ है आपके पास, वो आपने बाय की कहाँ से भी, तो उस शॉप का नेम एंड वहाँ पे पीछे कौन सी भी जब चीज़ हम बाय करते तो हम क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, लेकिन वहाँ पे एक ब्लैंक कोड आता है, बार कोड, वो कंपनी कब है, कौन सी बैच में वो फॉर्म हुआ, कंपनी का नाम उधर आता है, लेकिन कंपनी में शिफ्ट रहता है ना, तो दैट इज़ वो कोड रहता है उधर, दैट इज़ अ बैच नंबर वगैरह आता है, वो सब डिटेल में तो कंपनी के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट है। तो जो कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी यूज़ करना है तो वो कैसा होना चाहिए, सेफर चाहिए, कि केमिकल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सेफर चाहिए, नहीं तो कुछ भी केमिकल कर रहे यूज़ एंड उसका प्रॉब्लम जो कर रहा रिसर्च उसी के ऊपर अगर हो रहा तो वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वन, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। जो कुछ भी प्रिपरेशन मेथड्स आप कर रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सेफर होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं एंड जो कुछ भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा कि उसको पता नहीं है। लाइक क्लोरोफॉर्म वहाँ पे भी दिए हैं, देखो क्लोरीन के हर एक में प्रॉब्लम होगा। CH2Cl2 it is a dimethylene dichloride, then CHCl3 it is chloroform and CCl4 it is a carbon tetrachloride। तो ये सभी जो सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वोलाटाइल है, हैलोजनेटेड है। हैलोजनेटेड मतलब क्लोरीन है ना, तो हैलोजन है, तो इसकी वजह से उसमें अगर डिजॉल्व करते हैं आप सोल्यूट तो क्या होगा, सोल्यूशन फॉर्म होगा एंड जब सोल्यूशन फॉर्म होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट एज अ सॉल्वेंट वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है, तो वाटर में जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन भी हो जाएंगे एंड वाटर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। वाइल डाइक्लोरोमीथेन इट इज़ हजार्डस। समझ रहा है, मतलब दोनों भी है, कौन सा भी सॉलिड अगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व होगा। तो सेफर पॉइंट कौन सा है, वाटर में डिजॉल्व करके लो ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मत डिजॉल्व करो। सो use of toxic solvent affects millions of workers every year and has implication of consumers and the environment as well। तो वर्कर को ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, वर्कर को क्या पेमेंट दे रहे हैं, अरे पेमेंट दे रहे हैं लेकिन उनकी हेल्थ क्या का। माइनिंग इंडस्ट्री वर्कर को प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइंस में जाके करेंगे, ओवर है, ओवर से मिनरल्स है उससे निकालते एलिमेंट्स, तो प्रॉब्लम तो उनको होगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, आप देखो सफोकेशन होता हमको अब ज़्यादा टाइम पेट्रोल पंप पे, उसमें अच्छा नहीं होता। पेंट इंडस्ट्रीज़ वाले लोग जो होगा, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी जा सकते हैं नोज़ में से, ईयर में, जहाँ पे पोर है डायरेक्टली वहाँ से भी अटैक हो सकता है, अंदर जा सकते हो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेनी सॉल्वेंट्स एंड दे आर यूज टू in the high volumes and many are volatile organic compounds, so their use creates large amount of waste, air pollution and other health impacts। तो कुछ भी impact हो सकते हैं। Finding safer, more efficient alternatives or removing solvent altogether is one of the best way to improve a process or product। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन है नेक्स्ट प्रिंसिपल, डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। 12 हो गया आज अब हमारे, डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। जो कुछ भी एनर्जी हो रही है आपकी, प्रिपेयर हो रही एनर्जी, तो केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कम होनी चाहिए। इट इज़ बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कैरिंग आउट रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर, इसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा लॉस होगा। एनर्जी अगर ज़्यादा लॉस हो रहा तो उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंटल पे होगा,
इवन ऑल उसकी प्राइस बढ़ेगी। कोई भी देखो अच्छी वाली चीज़ आप बोलते हैं ब्रांडेड लेना है, यस ब्रांड अलग है, मटेरियल अलग है, सो दैट आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा। क्यों कॉस्टिंग क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनका प्रिपरेशन रेट बढ़ा कंपनी का। फॉर एग्जांपल एक शूज़ का हमने पॉलीमर्स केमिस्ट्री में देखा था, 10,000 का भी मिलेगा, 5,000 का भी मिलेगा, 1,000 का भी मिलेगा, 100 रुपीज़ का भी मिलेगा। तो हर एक में कंसेप्ट अलग है, लेदर अलग है, मटेरियल अलग यूज़ होता है, मटेरियल अलग होता है मतलब कॉस्ट अलग है, जो प्रिपरेशन कॉस्ट है वो अलग है। उसकी वजह से उनका प्रॉफिट निकाल के वो आपको, ऐसा नहीं है उनको प्रिपरेशन कॉस्ट 500 है और वो बेच रहे हैं 1,000 रुपीज़ को, कभी कभी हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन कॉस्ट 500 है और बेच रहे 10,000 को, नहीं होगा। प्रिपरेशन कॉस्ट कितना है उसके हिसाब से उसका प्राइस रहता है। तो ऐसा ही नहीं होगा, सेल में निकलता है, सेल में क्या होता है, कुछ खराब हो जाता है, आपको दिखता भी नहीं है। बहुत सारे मॉल में भी इवन छोटा सा होल रहता है, टी शर्ट वगैरह छोटा सा होल रहता है, उसके ऊपर स्टिकर आता है उनका, नहीं तो उसी के ऊपर नेम आता है, प्रिंट आता है, तो वो समझता नहीं है। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा तब वो निकलता है बाहर। परसेंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, बाय 2 गेट 3 ऑफर। बाय 2 में ही उतने सारे पैसे उसमें दिए होते हैं, प्राइस टैग आप चेक करो, बाय 2 होता है, लेकिन वो चीज़ बाय 2 गेट फ्री 3 और 5 मिलेंगे 1000 में, वो 200 का ही है ना, लेकिन एक प्राइस। लेकिन हमको क्या लगता, बाय 2 एंड गेट 3 फ्री। फ्री क्यों देगा, कंपनी बंद होनी है क्या उनकी? ऐसा भी है, खुद का लॉस करते हुए तो कंपनी बेचेगी नहीं प्रोडक्ट, तो वो भी है। सो डिज़ाइन फॉर एनर्जी एंड कौन सा भी जब डिज़ाइनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे भी आपका प्लान रहना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ निकाल रहे हो, कुछ भी कोई भी है इंडस्ट्री निकाल रहे हो, उसके रिएक्शंस क्या है, उसको क्या रिएक्टर लगने वाले, रिएजेंट कौन से है, टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना मेंटेन होना चाहिए, वर्कर्स कितने होने चाहिए मेरे पास, मेरा एरिया कितना रहना चाहिए, हर एक में कितना गैप रहना चाहिए, कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सब करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। एंड एनर्जी जितनी कम से कम यूज़ होगी, दैट मीन्स क्या होगा, एनर्जी इफिशियंसी के बारे में आप रूम टेम्परेचर, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट है आपको बनाना है एंड उसका 700 केल्विन टेम्परेचर रख रहा, एंड वही प्रोडक्ट अगर दूसरा इंडस्ट्री 500 टेम्परेचर पे बना रहा, दैट मीन्स हर बार वो जो सेट लगेगा तो 200 केल्विन टेम्परेचर कम हुआ, दैट मीन्स दूसरी जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसने गैस कम यूज़ किया, एनर्जी कम यूज़ की। गैस तो उनको भी लेना ही पड़ेगा ना, यस। तो इट इज़ अ कंसेप्ट, आप कितना यूज़ कर रहे, कितना आप बोल सकते हैं कि कितना ऐड कर रहे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका कंज्यूमर रेट भी बढ़ेगा। एंड ऑल्सो एनर्जी जितनी कम यूज़ करोगे, एनर्जी कम यूज़ कर रहे मतलब लाइक एलपीजी गैस यूज़ कर रहे, सीएनजी गैस यूज़ कर रहे, तो आपको ग्रीन केमिस्ट्री का ऊपर मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा अगर कम यूज़ कर रहे। ज़्यादा यूज़ कर रहे तो ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा एवरेज वाले बाइक एंड कम एवरेज वाले बाइक आपके हिसाब से है एफिशिएंसी, यस। जितनी ज़्यादा बड़ी कार उसके सब पार्ट्स महंगे। फॉर्च्यूनर लिया, उसका टायर कितने का है, एंड दूसरी कार ली, फॉर्च्यूनर की कीमत है 45 लाख 40 लाख ऑन रोड, कौन सा लेते उसमें से भी, यस। एंड दूसरी कार ली जो कि 10 लाख के अंदर है। हर एक का कॉस्टिंग अलग है। फॉर्च्यूनरचा टायर प्योर जो रेगुलर फॉर्च्यूनर में आता है वही लेना है तो उसका कॉस्टिंग अलग है। फॉर्च्यूनर कार पहले लेने के लिए आएगा, लेकिन उसके जो आएंगे बाद में खर्चे, सर्विसिंग अलग, उसके हिसाब से इंश्योरेंस भी अलग, कॉस्टिंग के हिसाब से ही इंश्योरेंस होता है। तो दैट इज़ द, आप कौन से एरिया में, बिल्डिंग का भी टैक्स अलग रहता, हर एक बिल्डिंग का टैक्स रहता, कॉर्पोरेशन टैक्स। आप कौन से एरिया में रहते हो, दैट इज़ योर टैक्स। आपकी बिल्डिंग कितनी फ्लोर की है, बिल्डिंग में नीचे शॉप्स है क्या, एंड रेसिडेंशियल कमर्शियल है अलग है, सेपरेट कमर्शियल भी बिल्डिंग्स होते, सेपरेट रेसिडेंशियल भी बिल्डिंग्स होते, एंड नीचे शॉप्स एंड ऊपर रेसिडेंशियल मिक्स भी रहते, तो अलग अलग टैक्स रहता। ओनली रेसिडेंशियल टैक्स कम, ओनली कमर्शियल बहुत ज़्यादा टैक्स, एंड बोथ है मीडियम टैक्स, टैक्स भी अलग रहता। तो एनर्जी के हिसाब से हर बार रिन्यूएबल मटेरियल्स मिलेंगे, एंड उसके लिए कौन सा आप
क्या बना रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से आपका एनर्जी सोर्स रहना चाहिए। ज़्यादातर एनर्जी कम यूज़ करो तो अच्छा होगा, ठीक है। यस, तो उसमें एग्जांपल दी है, इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टम, यूज़ माइक्रोवेव। अब दिया है यूज़ माइक्रोवेव, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, माइक्रोवेव रेडिएशंस, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, 7th वन, रिन्यूएबल। यस, आप उसी में से रिन्यूएबल कर सकते हैं। क्या है मतलब, क्या जो कुछ भी रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स के लिए आप डायरेक्टली प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। यस, क्या होगा उसमें, जनरेशन करना है, कुछ भी है फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स यूज़ करने हैं, फीड यूज़ करने हैं, स्टॉक्स यूज़ करने हैं, तो जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल के ऊपर उसका बर्डन नहीं आना चाहिए। मतलब रिन्यूएबल, यस, पॉलीमर है, पॉलीमर केमिस्ट्री से जो कुछ भी आपके रिसोर्सेज होंगे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस एनवायरमेंट पे होगा, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए फीड स्टॉक्स यूज़ करेंगे। एंड वो कैसे चाहिए, रिन्यूएबल। तो वहाँ पे दिया है एग्जांपल, और exploitation of non-renewable feedstocks will deplete resource and future generation will be deprived. So moreover, use of these non-renewable sources puts burden on the environment. On the other hand, use of renewable resources, for example agriculture and biological products, ensures the sharing of resources by future generation. This practice generally does not put much burden on the environment. The product and waste are generally biodegradable. तो ज़्यादा तो बायोडिग्रेडेबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फर्टिलाइज़र मत यूज़ करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ भी आपका घर का वेस्ट मटेरियल, ग्रीन, आपको पता है ग्रीन फर्टिलाइज़र आप तैयार कर सकते हैं। इवन ऑल अब कुछ बिल्डिंग्स भी डायरेक्टली क्या करते हैं, अर्थवर्म का फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जो घर का बचा हुआ खाना है वो डायरेक्टली फर्मेंटेशन के हिसाब से कर सकते हैं, उससे फर्टिलाइज़र निकल सकता है, तो वो भी होगा इसमें यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स के लिए। बायोडिग्रेडेबल आप क्या करोगे, वेस्ट मटेरियल एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। यस, नेक्स्ट वन, रिड्यूस डेरिवेटिव्स। मतलब क्या, बहुत सारे स्टेप रिएक्शंस नहीं चाहिए। रिड्यूस डेरिवेटिव्स मतलब जब आप बहुत सारे स्टेप रिएक्शंस करते हो तो उतने ही बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है 4 स्टेप्स का, उससे बाय प्रोडक्ट निकलेंगे ना 4 बार, तो वो 4 बार एंड वही रिएक्शन आपने एक स्टेप में किया, बाय प्रोडक्ट एक बार निकला। तो जितने ज़्यादा आपके डेरिवेटिव्स, मतलब ही क्या, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। रिड्यूस डेरिवेटिव्स मतलब मिनिमाइजेशन, तो स्टेप रिएक्शन नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। मतलब ठीक है, एक आधा रिएक्शन है 6 स्टेप्स हो रहे, लेकिन वही रिएक्शन 2 स्टेप में किया तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा, देन कॉस्ट कम होगी, तो इसके हिसाब से अलग अलग मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो अ कॉमनली यूज टेक्निक इज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इट इज़ यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग ग्रुप अननेसेसरी डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, रिमूवल ऑफ यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी मिनिमाइज। सो अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट एंड कैन जनरेट वेस्ट। एक्स्ट्रा देखो, हर एक स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा और हर एक स्टेप में आपको कुछ रिएजेंट ऐड करना, मतलब ऐड भी करना है, लॉस भी होना है, दोनों भी हैं। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, रिड्यूस डेरिवेटिव्स स्टेप्स जो है वो कम करेंगे। So in organic synthesis we need very often protection of some functional groups. Finally we again need their deep protection. It is explained in the following example of synthesis of M-hydroxybenzoic acid from M-hydroxybenzaldehyde. So in such a cases atom economy it is also very less. Green chemistry principles aims to develop methodology where unnecessary steps should be avoided. तो प्रैक्टिसेबल बायोकैटालिक रिएक्शंस नीड नो प्रोटेक्शन ऑफ सिलेक्टिव ग्रुप्स। तो वहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है मेटा हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड का, पहले किया प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप या CHO का कन्वर्जन किया है OCH2C6H5, देन डीप्रोटोनेशन किया OH ग्रुप का एंड डायरेक्टली फॉर्म मेटा हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड।
सो स्टेप्स क्या करें हैं, अवॉइड कर सकते हैं, सिलेक्टिव ग्रुप के लिए स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इट इज़ 9th वन, यूज़ ऑफ कैटालिस्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, रिएक्शन फास्ट करेगा एंड विदाउट इन्वॉल्विंग इन दैट रिएक्शन होगा। तो कैटालिस्ट सिलेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। कैटालिस्ट जब यूज़ करते हैं तो वेस्ट मटेरियल बहुत कम होता है, इट रिड्यूसेस वेस्ट मटेरियल एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस एनर्जी। क्यों? जस्ट सम वॉट एक रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट यूज कर रहे, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा, वही रिएक्शन कैटालिस्ट यूज करके 250 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा, दैट मीन्स टेम्परेचर रिड्यूस, मतलब एनर्जी रिड्यूस एंड रिएक्शन का प्रोडक्ट वही होगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट यूज करके क्या हो सकता है, एनर्जी कम हो सकती है, रिएक्शन टाइम भी कम होगा एंड प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना बनेगा। कैटालिस्ट इन्वॉल्व भी नहीं होगा रिएक्शन में, तो वेस्ट भी कम होगा। ठीक है, दिस इज योर 9th प्रिंसिपल। 10th प्रिंसिपल है डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। यस, जो कुछ भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा उसका डिग्रेडेशन होता है क्या, चेक करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें वाटर बाहर निकला, वेस्ट मटेरियल, तो वाटर डायरेक्ट वहाँ पे जो कुछ भी नेचुरल सोर्स होगा वाटर, वहाँ पे डायरेक्ट आप पाइपलाइन छोड़ के नहीं जा सकते, वो रूल में नहीं है, बिकॉज केमिकल वाटर जो निकलता है बाहर वो सॉइल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन वो करेगा। तो ऐसा डिज़ाइनिंग करना चाहिए, कौन सा भी कंपाउंड आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि उसका डिग्रेडेशन ईजिली होना चाहिए। तो केमिकल्स के लिए भी एंड ऑल्सो जो कुछ भी केमिकल आपका रीयूज़ होने वाला है, इट इज़ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, वो कुछ अफेक्ट नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, आपको पता भी होगा इंडस्ट्रीज़ के चिमनीज बहुत ऊपर रहते हैं, हायर लेवल में रहते हैं, बिकॉज स्मोक ऊपर जाना चाहिए। देन कहाँ पे भी इंडस्ट्री है, कुछ भी वाटर आप डायरेक्टली नेचुरल सोर्स में आप छोड़ नहीं सकते, इंडस्ट्रीज़ वाले नहीं छोड़ सकते विदाउट परमिशन, उस वाटर का टेस्टिंग होता है, वही वाटर रीयूज़ कर सकते। तो वाटर के भी जो कुछ भी बाय प्रोडक्ट में वाटर निकलता है तो अच्छी बात है, वो केमिकल वाटर होता है लेकिन नेचुरल वाटर वो नहीं होता, उसका COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड BOD चेक करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड देन वही वाटर प्यूरिफाई करके अगेन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, मतलब जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है वो अगेन यूज़ कर सकते हैं। सो द एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट वेस्ट प्रोडक्ट शुड डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द एनवायरमेंट, दस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड to make a separation easier for the consumer. An international plastic recycle mark is printed on larger item. इंटरनेशनल मार्क देते हैं, वहाँ पे आपको एक चार्ट गिवन है, सॉर्ट प्लास्टिक मटेरियल्स इन डेली लाइफ, हाउस होल्ड में देखो कौन से है यूज, माइक्रोवेबल फूड ट्रेज, सैलड ड्रेसिंग, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए अलग रहेगा, उसका स्टेटस कैसे होगा, हार्ड रहेगा, हार्ड टू क्लीन, एब्जॉर्ब बैक्टीरिया एंड फ्लेवर, अवॉइड रस्टिंग, इज रिसाइकल टू मेक, उससे क्या बना सकते हो, कारपेट, फर्नीचर, न्यू कंटेनर्स, पोलार फ्लेस। नंबर 2 है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, सीखा नाम ने ये, यूज किस में करते हैं, हाउस होल्ड क्लीनर एंड शैम्पू बॉटल्स, उसका स्टेटस है ट्रांसमिट नो नोन केमिकल्स इनटू फूड एंड रिसाइकल टू मेक, क्या क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट बॉटल्स, फेंसिंग, फ्लोर टाइल्स, पेन्स। देन थर्ड वन कुकिंग ऑयल बॉटल्स, क्लियर फूड पैकेजिंग, माउथ वॉश बॉटल्स, स्टेटस है उसका इट इज़ बिलीव्ड टू कंटेन phthalates दैट इंटरफेयर विथ हार्मोनल डेवलपमेंट। देन रिसाइकल क्या करते हैं, केबल बना सकते हैं, मड फ्लैप्स, पैनलिंग, रोड वे गटर्स। LDP लो डेंसिटी पॉली इथिलीन, यूज़ किसके लिए, ब्रेड में, शॉपिंग बैग्स के लिए, देन क्लोथिंग, फर्नीचर में, इट ट्रांसमिट नो नोन केमिकल्स इनटू फूड एंड एनवलप्स बना सकते हैं, रिसाइकल में फूड, फ्लोर टाइल्स बना सकते हो, लाइनर्स, नंबर। PP पॉलीप्रोपिलीन, केचप बोतल में रहता है, मेडिसिन में रहता है, सायरप बोतल में, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज में, कहाँ पे रहता है, स्ट्रिप रहती है ना ऊपर,
बोतल का ढक्कन आप खोलते हो तो एक पैक मटेरियल रहता है, दैट इज योर पॉलीप्रोपिलीन, सील रहता है। तो नो केमिकल्स ट्रांसमिट करेंगे। बैटरी केबल्स में यूज़ कर सकते हैं, ब्रूम्स में, आइस क्रैपर्स रैक्स में यूज़ कर सकते हैं। पॉलीस्टायरीन है। डिस्पोजेबल कप्स में, प्लेट्स में, एक कार्टून्स में। टेकआउट कंटेनर्स, टेकआउट कंटेनर पता है ना, निकाल के लेना, देन बाद में रीयूज़ करते हैं। उसी में क्या होता है, स्टायरीन होता है, पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन इनटू फूड, मेरे को कैंसर लाइक है, इसलिए प्लास्टिक नहीं यूज़ करते ज़्यादातर। आपने सुना भी होगा कि टिफ़िन बॉक्स भी आपका जो रहेगा वो प्लास्टिक नहीं चाहिए, बिकॉज आप वो गर्म फूड हम भरते हैं उसमें, तो स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जो ओपन क्लोज का जो रहता है ना वो प्लास्टिक का रहा तो चलेगा, लेकिन जिसमें अंदर जा रहा है फूड आपका वो स्टील का रहना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का स्टील। स्टील में भी अलग अलग क्वालिटी आते हैं। फोम पैकेजिंग में रीयूज़ कर सकते हैं, इंसुलेशन में, लाइट स्विच प्लेट्स में। नंबर 7 है 3 and 5 गैलन वाटर जग्स, नायलॉन, सम फूड कंटेनर्स। इसमें बिस्फेनॉल रहता है, व्हेन इट लिंक टू हार्ट डिसीज़ एंड ओबेसिटी। तो क्यों यूज़ करेंगे, कस्टम मेड प्रोडक्ट बना सकते हैं इससे। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीथीन हैं जो कि आप बोल सकते कि अच्छा वाला इफेक्ट नहीं देते। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स बोटल्स का भी हमने देखा था, यस, कौन सा, थर्मोसेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक में। तो थर्मोप्लास्टिक के बोटल्स वो इतने अच्छे नहीं रहते क्वालिटी के हिसाब से। एक बोतल आपने प्लास्टिक का सुना भी होगा कि कुछ ऐसे भी बोटल्स है कि 200-250 रुपीज़ में आता है उसका प्राइस। एंड रेगुलर बिस्लेरी वाटर का बोतल आपका जैसे सिंगल विदाउट वाटर 5 रुपये में भी मिल सकता है। कंपनी में अगर आप चेक करते हो वाटर जहाँ पे फिलअप कर होता है बोतल में, कंपनी में अगर आप डायरेक्टली लेते हो तो वहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज़ को बोतल हमको मिलती है, जो कि हम बाय 4 रुपीज़ को। तो बॉक्स अगर लेते हो तो अलग प्राइस रहेगा, एक बोतल लेते हो तो अलग प्राइस मिलेगा। एंड वही हम मल्टीप्लेक्स में लेते हैं बोतल तो अलग प्राइस रहेगा, वही स्टैंड पे लेते हो तो अलग प्राइस रहेगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज़ अ रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन, क्योंकि वो हर एक का खर्चा हम पे ही लेते हैं। मॉल में है, हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, बहुत सारा एक साथ बाय करते हैं मॉल वाले लोग, वही ब्रांड के बहुत सारे 100 टी-शर्ट्स, इसलिए उनको ऑफ़र प्राइस देना होता है। लेकिन उसके मॉल में जो कुछ भी शॉप्स है उनका रेंट वगैरह वो हमसे निकालेंगे, वहाँ पे जो लोग हैं काम के लिए वो ऐसा नहीं, उनका प्रॉफिट निकालते हुए वो सब करते हैं बिजनेस। Next one, it is a real-time analysis pollution prevention. Analytical methods need to be further developed to allow for real-time in processing, monitoring and control prior to the formation of hazardous substance. एनालिसिस जब होगा तो रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलेंगे कि इतने टाइम में होता है एनालिसिस, बहुत टाइम लगता है तो वो भी अच्छा नहीं है। क्यों, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी, जितना प्रेशर उतना ही क्या होगा, आपको बॉइलिंग वगैरह कंसेप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, प्रोसेसिंग यूनिट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड लास्ट प्रिंसिपल है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़र होने चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रिवेंशन होना चाहिए। ये भोपाल दुर्घटना पता होगा ना, सुना है, यस, केमिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं कहाँ पे भी। तो जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, एक तो वो बहुत दूर चाहिए सिटी से, एरिया अलग चाहिए, सॉइल अलग चाहिए, अच्छे वाले सॉइल। बागायत शेतीमध्ये कधीही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री उभी नाही करत, कोई देगा भी नहीं उसको, क्योंकि सॉइल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ पे कुछ नहीं आता, जहाँ प्लांटेशन नहीं होता, जहाँ पे क्रॉपिंग बहुत अच्छे से नहीं आता, उस एरिया में जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, जहाँ पे बारिश अच्छे से नहीं होती, उस एरिया में केमिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर्म होते हैं। तो सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट पर्पज़ के लिए हर बार अलग अलग होगा। केमिकल वर्क क्या है, गैसियस सब्सटेंस कौन से फॉर्म हो रहे, तो जो गैसियस सब्सटेंस फॉर्म हो रहे उसके चिमनीज बहुत ज़्यादा ऊपर है क्या, उस एरिया में भी कुछ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट मतलब सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री का एक्सीडेंट नहीं, उस एरिया वाले लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर लोगों ने बैन किया
कंप्लेंट दिया तो कंपनी बंद हो सकती है। इस मूवीज़ में वगैरह देखा होगा आपने, बहुत सारा होता है उसमें भी करप्शन भी आता है उसमें, ठीक है। सो दीज 12 प्रिंसिपल्स, ये आप 12 प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रीन केमिस्ट्री एंड दे आर डिस्कवर्ड, और ये पूरा प्लान किया है ये 12 प्रिंसिपल्स का किसने किया? फर्स्ट नेम है पाउल टी एनास्टस। फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 340, उसमें आपको सेकंड पैराग्राफ में डू यू नो के नीचे एंड ऑल्सो डू यू नो में आपको मिलेगा उसका नाम पाउल टी एनास्टस। 1962 में ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने या येल यूनिवर्सिटी के हैं, ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया, इसलिए उनको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। आपको ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन एंड 12 प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज योर वन पार्ट, ये चैप्टर का वन पार्ट है हमारा। देन रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हम करेंगे एंड आफ्टर दैट नैनो केमिस्ट्री। सिर्फ एक और लेक्चर हमको लगेगा ये चैप्टर के लिए। दिस चैप्टर यस ज़्यादा मार्क्स के लिए ये नहीं आता, जिस ओनली 3 to 4 मार्क्स के लिए टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।